العهد إن العهد كان مسؤولا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हमने स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है, दैट इज आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड है जो कि हमने आज की क्लास में स्टार्ट करना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है ये मेरी नजर में। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट और अगला मुश्किल तरीन एरिया है ना, वो आपका आईफआरएस 15 का एरिया है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अब प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल हमने यहाँ कवर करनी है, ये सारी बातें तो ऐसी है जो आप अपने बेसिक लेवल पे FR1 के सब्जेक्ट में ऑलरेडी कवर करके आए हो। लेकिन एक छोटी सी मैं डिस्कशन आपके साथ ये करना चाहूंगा कि आईफआरएस 15 का जो ये स्टैंडर्ड है ना, आईफआरएस 15 का जो ये रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड है, ये कोई बहुत पुराना स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बहुत पुराना स्टैंडर्ड नहीं है। ये न्यूली इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड्स में से इवन इसकी इफेक्टिव डेट एज पर आईएसबी 1 जनवरी 2018 थी। यानी कि फॉर रिपोर्टिंग पीरियड स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर, फॉर एनुअल पीरियड स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2018 के बाद इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो सवाल ये है कि क्या आईएफआरएस 15 के आने से पहले स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता था? क्या आईएफआरएस 15 के आने से पहले स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आईएफआरएस 15 के वजूद में आने से पहले भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता था, सेल सर्विस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन आईएफआरएस 15 से पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल एसआईसीस, मल्टीपल इफ्रिक्स वगैरह अवेलेबल थे। लाइक हमारे पास आईएफआरएस 15 से पहले आईएस 18 था, आईएस 11 था, एसआईसी 31 था, इफ्रिक 13 था, इफ्रिक 15 था, इफ्रिक 18 था। इन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में रेवेन्यू रिलेटेड एडजस्टमेंट्स या रेवेन्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जिक्र किया जाता था। अब मसला ये होता था कि अगर किसी कंपनी ने रिपोर्टिंग करनी हो, किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हो, तो जब भी एक कंपनी अपना कोई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन करती थी ना, जब भी कोई कंपनी अपना एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन करती थी, तो वो पहले तो ये ढूंढती थी कि भाई मेरी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन किस स्टैंडर्ड में फॉल करेगी। लाइक कंपनी तो 10,000 तरह के बिजनेस कर सकती है ना, गुड्स बेच सकती है, सर्विस बेच सकती है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, जेनिटोरियल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, आईटी टेक्नोलॉजीज में डील कर सकती है, वारंटी प्रोवाइड कर सकती है। तो मल्टीपल तरह की ट्रांजैक्शंस होती थी और मल्टीपल तरह की ट्रांजैक्शंस को कैटर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट एसआईसीस और डिफरेंट इफ्रिक्स अवेलेबल थे। तो पहली कंपनी इस हवाले से परेशान होती थी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई हमारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन किस रेलेवेंट स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर होगी, यानी पहले हमें ये ढूंढना पड़ता था। फिर कुछ जगहों पर इन स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती थी। कुछ जगहों पर हमारी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती थी, तो जिसकी वजह से बड़े इश्यूज थे। इन इश्यूज को कंसिडर करते हुए इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आईएसबी को ये नीड क्रिएट हुई कि यार रेवेन्यू का नंबर जो कि अकाउंट्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नंबर है, भाई अगर मैं अकाउंट्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नंबर पूछूं ना, तो वो रेवेन्यू का ही नंबर है। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हारा रेवेन्यू का नंबर एक्यूरेट होगा, उतने तुम्हारी एक्यूरेसी बाकी नंबर्स में आ रही होगी। अगर रेवेन्यू का ही नंबर गलत है, फिर तो पूरा पीएनएल ही बेकार है, फिर तो हमारा पूरा पीएनएल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बेकार है। तो चूंकि इतने मल्टीपल स्टैंडर्ड्स थे, कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी, कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट थे, तो इन सारी नीड्स को समझते हुए, इन सारी नीड्स को गौर करते हुए आईएसबी ने ये डिसाइड किया कि अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कोई मल्टीपल स्टैंडर्ड नहीं बल्कि एक सिंगल स्टैंडर्ड होगा, दैट इज आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। आईएसबी के हिसाब से इसकी इफेक्टिव डेट है फॉर पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2018। अब कोई भी रेवेन्यू हो, कैसा भी रेवेन्यू, आपने इन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को नहीं बल्कि हर तरह के रेवेन्यू को सिर्फ और सिर्फ आईएफआरएस 15 के तहत ही अकाउंट फॉर करना है। अच्छा, एक चीज जो गौर करने वाली है ना, वो इसके नाम में ही छुपी है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। यानी कि अगर एक कंपनी की जिंदगी में कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है, तो उससे अराइज होने वाला रेवेन्यू आईएफआरएस 15 में आएगा। अगर एक कंपनी अपनी जिंदगी में अपने कस्टमर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है, तो उससे अराइज होने वाला रेवेन्यू आईएफआरएस 15 के अम्ब्रेला में आएगा। लाइक अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ ट्रांजेक्शन करे, अगर एक कंपनी अपनी किसी ग्रुप कंपनीज के साथ ट्रांजेक्शन करे, तो हो सकता है मैं आईएफआरएस 15 नहीं बल्कि रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड देख रहा हूं। यहां बात होगी उन ट्रांजेक्शंस की, यहां बात होगी उन कॉन्ट्रैक्ट की जो कि हमारे कस्टमर्स के साथ अराइज हो रहे होंगे। अब बेसिकली आईएफआरएस 15 हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू।
IFRS 15 हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल बताता है कि आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। IFRS 15 से पहले जो हमारे पास IAS 18 था, IAS 18 में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात की जाती थी कि जिस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को ट्रांसफर हो, उस वक्त आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो। IFRS 15 में भी रेवेन्यू की रिस्क एंड रिवॉर्ड की कुछ बातें हैं, IFRS 15 में भी रिस्क एंड रिवॉर्ड पे हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन यहां बेसिकली इन्होंने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात की है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। Step 4, allocate the transaction price to each performance obligation. And step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. IFRS 15 ये कहता है कि हमें सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड को नहीं देखना, अनलाइक IFRS 8, अनलेस IAS 18, पहले हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते थे IAS 18 में रिस्क एंड रिवॉर्ड की बेसिस पे। IFRS 5 ये कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्निशन के लिए सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड को नहीं, बल्कि इन प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को फॉलो करना है, और फिर हम अपना रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। स्टेप 1 इज द आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 इज द आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3 इज द डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। स्टेप 4 इज allocate the transaction price to each performance obligation. And step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. अब देखें, इन एक स्टेप के ऊपर ना हमारी मल्टीपल क्लासेस लगेगी। लाइक अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 में हमारे पास मल्टीपल स्लाइड्स है, स्टेप 2 में हमारे पास मल्टीपल स्लाइड्स है, स्टेप 3 में हम मल्टीपल चीजें कवर करेंगे, 4 में मल्टीपल चीजें कवर करेंगे। ये सारे स्टेप्स पे एक स्टेप्स पे हमारी 2-2, 3-3 क्लासेस लग रही होंगी। लेकिन सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए कि यार ये 5 स्टेप्स है क्या, ऑलरेडी आपने 5 स्टेप्स अपने FR1 में भी कवर किए, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए कि 5 स्टेप्स काम किस तरह से करते हैं, तो मैं इसकी शॉर्ट जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। इस पे एक ओवरऑल क्वेश्चन देखूंगा और फिर हम आज का जो एजेंडा है वो स्टेप 1 से आगे लेके चलेंगे। मैं क्या कह रहा हूं सर, इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन सारे स्टेप्स के ऊपर 1 से 2 क्लासें लग रही होगी। लाइक स्टेप 1 पे शायद 2 क्लास है, स्टेप 1 पे 2 क्लास है, स्टेप 1 पे 1 क्लास, या स्टेप 1 पे 2 क्लास, स्टेप 4 पे 1 क्लास, स्टेप 5 पे तो पता नहीं कितनी क्लासें लग रही होंगी। इन सारे स्टेप्स को मैं एक एक करके डिटेल में तो कवर करूंगा, इन सब पे मल्टीपल क्लासेस तो हमारी लगेंगी। आज हम इसका ओवरऑल 5 स्टेप मॉडल को समझते हैं और एक बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से IFRS 15 और IFRS 15 से पहले वाला जो स्टैंडर्ड था दैट इज IAS 18, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 1 क्या सर हमारे पास? स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर verbal contract or oral contract. Such contract can be either verbal contract or written contract, but it should be enforceable. देखिए, सबसे पहले आपने अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेगुलेशन, ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जिस मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूं, जिस जुरिडिक्शन में ऑपरेट कर रहा हूं, वहां के लोकल नॉर्म्स के हिसाब से, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर वर्बल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट। एसेंस ये है, जरूरी बात ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है अंडर द लॉ, अंडर द मार्केट नॉर्म्स, तो इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है सर? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का वादा करती है, इन गुड्स एंड सर्विसेज को हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम देना है। अच्छा, स्टेप 2 में जो डिस्कशन हमारी घूमेगी या IFRS 15 में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा वो है ये डिस्टिंक्ट का लफ्ज। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में तुम ये देखोगे कि हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट की क्या मीनिंग है, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अराउंड बेसिकली 2-3 क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो हमारा ये डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट हो रही होगी, और डिस्टिंक्ट के लफ्ज पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट आखिर कहते हैं किसको। तो हर अलग अलग गुड्स एंड सर्विस अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। व्हाट इज ट्रांजिशन प्राइस? कंसीडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस। देखिए, आम हालात में कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा होता है सर? आम हालात में कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है कि एक तरफ कंपनी होती है, दूसरी तरफ कस्टमर होता है। कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस दिए जा रहे होते हैं, कंपनी को कैश, कंपनी को पैसा दिया जा रहा होता है।
तो एक कंपनी जब दूसरे कस्टमर को, एक कंपनी जब अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बदले में जो उसे कंसिडरेशन मिलती है, बदले में उसे जो पैसा मिल रहा होता है, दिस कंसिडरेशन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस। दिस कंसिडरेशन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कि कंसिडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेप 4, allocate the transaction price to each performance obligation। हमने करना क्या है कि हमने स्टेप 2 में, अब देखिए एक एक स्टेप दूसरे स्टेप की सक्सेस से लेंगे। पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, फिर देखा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने गुड्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो, डिपेंड, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट हम नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन मालूम करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितनी कंसीडरेशन मिलनी है। फिर हम इस कंसीडरेशन को, फिर हम इस ट्रांजैक्शन प्राइस को इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे अलोकेट कर देंगे। स्टेप 4 में हम क्या काम करेंगे कि इन ट्रांजैक्शन प्राइस को इन सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एक एक करके अलोकेट किया जाएगा। किस बेसिस पे, किस रेशियो में? सर ये काम किया जा रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। स्टेप 4, allocate the transaction price to each performance obligation, यानी कि on the basis of standalone selling price of each performance obligation। हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की मार्केट प्राइस, हर इंडिविजुअल स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस की रेशियो में हम इस टोटल कंसीडरेशन को सब में एलोकेट करेंगे। और फिर आखिर आएगा हमारे पास रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि जैसे जैसे हम कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। अब बेसिकली यहाँ ना हम जनरली दो बातें करेंगे, या तो रेवेन्यू हमारा एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा, या रेवेन्यू हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगा। मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं कि जनरली गुड्स के केस में हमारा रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। लाइक अगर लेट्स से कि आप हमारे स्कूल आते हो और वहां से मुझसे कोई बुक परचेस करते हो, तो आपने मुझसे बुक परचेस की, मैंने उसका रेवेन्यू ठग से रिकॉर्ड कर लिया एट अ पॉइंट इन टाइम। और जनरली सर्विसेज के केस में रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होता है। लाइक अगर हमारे स्कूल आते हो और वहां से कोई कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो कोर्स से पर्टेनिंग जो मेरे पास फी आ रही है, उसका मैं रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम डे 1 पे या डे एंड पे नहीं, बल्कि इसे मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या जनरली ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा या रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, सर व्हाट इफ के कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो, व्हाट इफ के कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो, तो इस पे भी मैं बात करूंगा कि व्हाट इफ एनी एट्रीब्यूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मीटिंग, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द कंडीशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही मीट नहीं होगी तो क्या होगा, ये बात भी करेंगे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली। अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू देख रहा हूं कि आखिर ये 5 स्टेप्स है क्या। तो इन स्टेप्स को नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैं इन सारे स्टेप्स पे डिटेल डिस्कशन करूंगा, एक एक स्टेप पे हमारी मल्टीपल क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी, लेकिन सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कि आखिर ये 5 स्टेप्स है क्या। FR1 लेवल पे जो आपने बिल्कुल बेसिक सी चीजें कवर की थी, उनको थोड़ा रिकॉल करवाने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सी इलस्ट्रेशन एग्जांपल लिखते हैं हम। और इस बेसिक इलस्ट्रेशन में हमें रेलेवेंट भी समझ आएगी कि क्या जरूरत पेश आई ISB को कि उसने IFRS 15 का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड बनाया। IFRS 15 से पहले रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता था, IFRS 15 के बाद रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, और IFRS 15 की रेलेवेंस, और एक ब्रीफ हमें ओवरव्यू मिलेगा IFRS 15 के 5 स्टेप मॉडल के हवाले से। तो मैं रीड करता हूं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, टेलीकॉम ऑपरेटर ABC कॉर्पोरेशन entered into a contract with Johnny on 1st July 2000X1. In line with the contract, Johnny subscribed for ABC monthly plan for 12 months, and in return, Johnny receives a free handset from ABC Corporation. Johnny will pay a monthly fee of ₹100. कहता है कंपनी है टेलीकॉम ऑपरेटर ABC कॉर्पोरेशन, इसने जॉनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इन्होंने ये तो बात हमें क्लियर कट सवाल में चीख चीख के बता दी कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 जुलाई 2001। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी जो है कोई मंथली प्लान के लिए सब्सक्राइब करवा रहा है 12 महीनों का, कोई 12 महीनों का हमसे मंथली प्लान बाय कर रहा है, और बदले में उसको फ्री में मोबाइल फोन दिया जा रहा है, यानी कि 12 महीनों तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस तो मिलेगी, साथ में उसको डे 1 पे फ्री में मोबाइल फोन भी दिया जा रहा है। बदले में जॉनी क्या पे करेगा सर, बदले में जॉनी 100 रुपए की फी पे कर रहा होगा। कहता है जॉनी गेट्स दी हैंडसेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जॉनी को मोबाइल डे 1 पे मिल गया। ABC sell the same handset for ₹300 and same monthly plan for ₹80 per month without the handset। कहता है आम हालात में ये जो ABC कंपनी है ना, ये मोबाइल फोन बेचती है 300 रुपए का, और मंथली प्लान सेल करती है अराउंड ₹80 पर मंथ के हिसाब से, जिसमें मोबाइल फोन नहीं दिया जा रहा होता।
हमारा जॉनी के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट, जॉनी को हम फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, 100 रुपए की मंथली सर्विस दे रहे हैं अगले 12 महीने तक। लेकिन आम हालात में जब मैं सिर्फ मोबाइल बेचता हूँ ना तो मैं 300 का बेचता हूँ। आम हालात में जब मैं मंथली सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो 80 रुपए पर मंथ प्रोवाइड करता हूँ, और इसमें कोई फ्री हैंडसेट वाली बात नहीं है। हाउ शुड एबीसी रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इन 2000X1 अंडर आईफआरएस 15? तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, सुकून से इसे रीड करो पहले, तो फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। चलिए सर यहाँ देखें, सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हमारे पास आईफआरएस 15 का पहला सवाल देख रहे हैं, इसमें मैं प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल के ऊपर एक डिस्कशन कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अब ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, तुम्हें यहाँ कोई रॉकेट साइंस या कोई कॉम्प्लेक्सिटी में इन्वॉल्व नहीं करना है। बेसिकली तुम्हें एफआर1 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिकैप करवाना है, रिकॉल करवाना है कि आईफआरएस 15 में आपका ये 5 स्टेप मॉडल किस तरह से अप्लाई होगा। तो पहले तो इसने कहा कि जॉनी ऑपरेटर के एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जुलाई 2000X1 पे, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डेट अवेलेबल थी 1 जुलाई 2000X1 पे। फिर इसने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक तो 12 मंथली की मंथली प्लान लिया उनसे, और साथ में उसको फ्री हैंडसेट दिया गया, साथ में उसको फ्री हैंडसेट दिया गया। तो अगर मैं अपने 5 स्टेप्स को फॉलो करूं तो सबसे पहला स्टेप था स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो जॉनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सवाल में क्लियर कट बताया। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? सर इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल फेस पे ही क्लियर कट बताया, फेस पे ही क्लियर कट बताया है कि एक हैंडसेट प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, एक हैंडसेट प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में। सर लेकिन वो तो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, मुझे मालूम है कि वो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी को मोबाइल तो देना है ना फ्री में, तो मोबाइल फोन एक गुड हो गया, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। साथ में 12 महीनों की मंथली सर्विसेज देनी है, साथ में उसको 12 महीनों का मंथली प्लान दिया है, तो ये मंथली प्लान एक सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मुश्किल चीज नहीं थी, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक फ्री में हैंडसेट दिया, एक 12 महीनों का मंथली। स्टेप 3, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस, डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी ट्रांजिशन प्राइस कितनी है? इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी ट्रांजिशन प्राइस कितनी है? सर जॉनी 100 रुपए पे करेगा, जॉनी 100 रुपए पे करेगा अगले 12 महीनों तक, जॉनी 100 रुपए पे करेगा अगले 12 महीनों तक। तो 100 रुपए इंटू 12, 1200 रुपए की ट्रांजिशन प्राइस, 1200 रुपए की ट्रांजिशन प्राइस। Step 4, allocate transition price based on standalone selling price of each performance obligation. Step 4, allocate transition price based on standalone selling price of each performance obligation. तो हमारे पास हैंडसेट की और मंथली प्लान की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है? यस सर। हमारे पास हैंडसेट और मंथली प्लान की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है? यस सर। इन्होंने बोला कि आम हालात में हम ये मोबाइल फोन कितने का बेचते हैं? सर आम हालात में मोबाइल फोन बेचते हैं 300 रुपए का, यानी कि अगर फ्री में ना देना तो फ्री आम हालात में मोबाइल फोन कितने का बेचा जाता है? 300 रुपए। और आम हालात में हम मंथली सर्विस कितने की देते हैं? आम हालात में मंथली सर्विस देते हैं 80 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 महीनों के कितने हो गए? 960। 80 रुपए पर मंथ यानी कि 12 महीनों के कितने हो गए? 960। आम हालात में 960 रुपए की 12 महीने की सर्विस प्रोवाइड। स्टेप 4, allocate transition price on each performance obligation based on standalone selling price। तो मैंने करना क्या है सर? मैंने करना ये है कि मैंने अपनी 1200 की ट्रांजिशन प्राइस को, मैंने अपनी 1200 रुपए की ट्रांजिशन प्राइस को दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट कर देना। किस तरह से? सर इनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में, इनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। तो मैं ये कोई रॉकेट साइंस वर्किंग नहीं कर रहा, याद रखो बिल्कुल आसान सी वर्किंग है। 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 960, 1200 मल्टीप्लाई बाय 960 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 960। इनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में मैं 1200 को लोकेट कर दूंगा। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारे पास 286, ये आ गया हमारे पास 286, और ये आ जाएगा हमारे पास 1200 माइनस 286 करने से डायरेक्ट 900। तो मैंने क्या किया? स्टेप 4 अप्लाई किया कि अपनी ट्रांजिशन प्राइस को दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट कर दिया उनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो। स्टेप 5 रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सैटिस्फाइड।
रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाए वैसे वैसे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आईएफआरएस 15 के आने से पहले क्या होता था। आईएफआरएस 15 जब जिंदगी में नहीं आया था हमारी, तो उससे पहले किस तरह से रिपोर्टिंग होती थी। तो मैं एक एंट्री बना रहा हूं, बिफोर आईएफआरएस 15। कि अगर आईएफआरएस 15 ना होता और आईएफआरएस 15 से पहले वाला स्टैंडर्ड होता तो उसमें क्या काम होता, और आईएफआरएस 15 के आने के बाद क्या काम होता है और क्या चेंजेस दोनों में। देखिए आईएफआरएस 15 नहीं था ना, तो ये सारे 5 स्टेप्स भी नहीं थे। हमने जॉनी को फ्री में मोबाइल फोन दिया। क्यों दिया? उसको गिरने के लिए। उसको फ्री में मोबाइल फोन की लालच क्यों दी? गिरने के लिए, अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। तो कहते थे कि यार ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है, ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, इससे आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया जाता था और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया जाता था जो भी हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट होती थी। मैं यार 300 नहीं ले सकता, 300 मेरी इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस है। मैंने तो जॉनी को फ्री मोबाइल फोन दिया ना, तो ये सॉर्ट ऑफ मेरी मार्केटिंग कॉस्ट, ये सॉर्ट ऑफ मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट समझा जाता था। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाता था। फिर हर महीने, अच्छा ये काम तो हो गया पहले 1 जुलाई एक्स मंथ। फिर हर महीने के आखिर में जॉनी 100 रुपए दे रहा है, मंथली प्लान यूज कर रहा है, मंथली सर्विसेज यूज कर रहा है। तो हर महीने के आखिर में एंट्री क्या बनती थी सर? हर महीने के आखिर में एंट्री बनती थी 31 जुलाई एक्स मंथ, कैश डेबिट, सर्विस रेवेन्यू, पीएनएल में क्रेडिट 100 रुपए। ये काम हो रहा था आईएफआरएस 15 के आने से पहले कि भाई जॉनी को फ्री मोबाइल फोन दिया, कोई रेवेन्यू तो है नहीं इसका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कर। हर महीने जॉनी 100 रुपए दे रहा है, कैश डेबिट, सर्विस रेवेन्यू, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। अब जो मेजर चेंज था आईएफआरएस 15 के आने का, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की रिटन टर्म्स को नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की सब्सटेंस को अकाउंट फॉर करने की कोशिश करता है। आईएफआरएस 15 के आने के बाद जो सब्सटेंस रिकॉर्ड होगी, जो सब्सटेंस रिप्रेजेंट होगी ना, ये मैटर करती है। इससे पहले तो क्या हुआ है, जो कस्टमर को दिखाया ना, जो कस्टमर को बेवकूफ बनाया, वो रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है कि भाई जॉनी को तो मैं शायद फ्री में मोबाइल फोन दे रहा हूँ, ये जॉनी के लिए, जॉनी को तो मैं फ्री में मोबाइल फोन दे रहा हूँ, ये जॉनी को नजर आ रहा है। लेकिन मुझे भी तो पता है ना कि मैं यार इस 1200 रुपए में जो मोबाइल फोन की कॉस्ट भी रिकवर कर रहा हूँ। भाई अगर लेट से कि तुम किसी होटल में जाते हो और बाय वन गेट वन पिज्जा बाय करते हो, अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ और बाय वन गेट वन पिज्जा मुझे मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक पिज्जा मुझे फ्री में दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक पिज्जा की प्राइस में दोनों की कॉस्ट रिकवर करता है मुझे। अगर एक दुकान वाला एक पिज्जा के साथ या एक बर्गर के साथ आपको एक बर्गर फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक वाकई में फ्री में दे रहा है, वो एक की प्राइस में दोनों की आपको कॉस्ट रिकवर करता है और आपको बेवकूफ बना रहा होता है। तो कस्टमर को जो बेवकूफ बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में जो नजर आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। इस ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने रिफ्लेक्ट करना है। ये कैसे होगा भाई? जॉनी को तो कहा फ्री में मोबाइल दूंगा, लेकिन मुझे तो पता है ना फ्री में कुछ भी नहीं दे रहा। मोबाइल कितने का दे रहा हूं? 286 का। मंथली सर्विस कितने की दे रहा हूं? 914। यानी कि 1200 की जो टोटल प्राइस मुझे मिलेगी, ये सिर्फ मंथली प्लान की नहीं, ये दोनों की है। पहले मैंने इसको दोनों में एलोकेट कर दिया। डे 1 पे मोबाइल दे दिया, मोबाइल का रेवेन्यू डे 1 पे रिकॉर्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल से पर्टेनिंग हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने जॉनी को मोबाइल दे दिया फ्री में, भले फ्री में दिया, लेकिन हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। अपने पास हम रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 285 को। सर आप बोल कुछ रहे हो, लिख कुछ और रहे हो। मैं बोल रहा हूँ रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों लिखा है? अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल समझ लो। अभी तक मैं ये 100% सही बात नहीं बता रहा हूँ, गलत बात बता रहा हूँ। अभी के लिए, आज की तारीख के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल अज्यूम कर लो, समझ लो। लेकिन एक लेटर स्टेज पे कुछ 3, 4, 5 क्लासें हो जाएंगी, तो 4 टर्म्स मैं आपके सामने रखूंगा। रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। 4 डिफरेंट टर्म्स आपको समझाऊंगा। रिसीवेबल,
कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इन चारों के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन ये आज बहुत अर्ली स्टेज होगा कि मैं इस पर डिस्कस करूं। लेकिन 3-4 क्लासों के बाद ही अब इस लेवल पे आ जाएंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट, रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का टर्म आपको समझाऊंगा। आज फिलहाल इतना समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिसीवेबल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 285। फिर हर महीने के आखिर में क्या होगा, हर महीने के आखिर में क्या होगा सर, पहले महीने का आखिर है, पहले महीने का आखिर है 31 जुलाई एक्स मंथ, जॉनी मुझे कैश देगा, जॉनी मुझे कैश देगा कितना, 100 रुपए का। सर मैंने सर्विस का कितना रेवेन्यू पार किया, 914, 914 का सर्विस का टोटल रेवेन्यू, तो 12 महीनों का रेवेन्यू, तो एक महीने का कितना होगा सर, एक महीने का रेवेन्यू होगा 914 डिवाइडेड बाय 12, 914 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बनता है तकरीबन 76। 914 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये बनेगा 76। हर महीने के आखिर में मैं अगर एक एक महीने की सर्विस देता जा रहा हूं, तो हर महीने के आखिर में मैंने 76 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। मैं एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट, रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट 76, रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट 76, और जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डे 1 पे रिकॉर्ड किया, जो मैंने रिसीवेबल डे 1 पे रिकॉर्ड किया है, उसको इन कैश भी तो करना है। जो डे 1 पे मैंने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है उसे मैं अब वक्त के साथ साथ क्रेडिट करता जाऊंगा। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट बैलेंसिंग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, ये बनता है हमारे पास 100 माइनस 76 में काम है 24 बनेगा, 20 100 माइनस 76 24। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अगले 12 महीनों में, अगले 12 महीनों में ये एंट्री 12 दफा बनेगी, ये एंट्री 12 दफा बनेगी, क्योंकि 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर 12 महीने बाद, हर महीने बाद कैश डेबिट 100, रेवेन्यू क्रेडिट 76, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट 24। जब तुम 12 दफा कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करोगे, देखो पहले तुमने 285 से डेबिट किया एक दफा, फिर हर महीने के बाद 24 से क्रेडिट करोगे, तो 12 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना हो जाएगा सर, 12 महीने बाद पता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बनेगा 285। 12 महीनों के बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट खुद ब खुद गायब हो जाएगा, खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। बेसिकली आप 285 का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसका रिसीवेबल ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ रिजोनी से रिकवर कर रहा हूं। तो इस ट्रांजिशन की सब्सटेंस को समझा, आईएफआरएस 15 से पहले आईएफआरएस 15 के बाद क्या सिग्निफिकेंट चेंज है, इसकी ट्रांजिशन को समझा। आईएफआरएस 15 के आने के बाद कस्टमर के पर्सपेक्टिव से तो कोई चीज बाय वन गेट वन फ्री है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से तो कोई चीज बाय वन गेट वन फ्री है, लेकिन सप्लायर के पर्सपेक्टिव से वो कुछ भी फ्री में नहीं दे रहा। वो हर किसी के अगेंस्ट कोई ना कोई रेवेन्यू चार्ज करेगा, कोई ना कोई अपने पास इनकम रिकॉर्ड करेगा। उसने करना क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंसीडरेशन डिसाइड हुई, जो भी ट्रांजिशन प्राइस डिसाइड हुई है, उसे अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करेगा। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती जाएगी, वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाएगा। और एक और बात बताऊं कि हमारा जो ये हैंडसेट था ना, ये हमने डे 1 पे दिया, हमारा जो हैंडसेट है हमने डे 1 पे दिया, तो उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, एट अ पॉइंट इन टाइम, एक ही वक्त में इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया 285। लेकिन ये जो मंथली सर्विसेज है ना, ये जो मंथली सर्विसेज, इसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। जैसे जैसे मैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ हम इस मंथली सर्विसेज की रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगेन कोई रॉकेट साइंस बात नहीं बताई समझ में, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डिस्कस नहीं किया, सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि आईएफआरएस 15 काम कैसे करता है, आईएफआरएस 15 से पहले क्या होता था, और इन 5 स्टेप्स को मॉडल को अप्लाई कैसे करना है। तो आई होप कि मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर सका हूं। सुकून से पहले, सुकून से, तसल्ली से सारी चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब करें, अच्छे से अपने पास सफाई से नोट करें, और उसके बाद अगर कोई क्वेरीज है तो मैं उससे आंसर करता हूं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक 5 स्टेप मॉडल का ब्रीफ ओवरव्यू देखा और एक इस पे सिंपल सी इलस्ट्रेशन देखी। हमारे पास रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आईएफआरएस 15 में 5 स्टेप थे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 4, allocate the transaction price on each performance obligation. And step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. हर कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स पे ये 5 स्टेप्स को अप्लाई करूंगा और अपने पास रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। हमने इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक बिल्कुल सिंपल सी इलस्ट्रेशन देखी। अब हमने एक एक स्टेप के ऊपर डिटेल डिस्कशन करनी है, एक एक स्टेप के ऊपर टाइम लगाना है और एक एक स्टेप के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर करना है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। आइडेंटिफाई द contract with customer. Sir, what is contract? A contract is an agreement. A contract is an agreement between two or more parties that create enforceable rights and obligation. कोई भी एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान है जो कि enforceable rights and obligation क्रिएट करे,
वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जा रहा होगा। एक एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान अगर इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस मार्केट में आप क्या कहते हैं अपना बिजनेस ऑपरेशन रन कर रहे हो, वहां के नॉर्म्स के हिसाब से, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन, कैन बी वर्बल, कैन बी इम्प्लाइड। बट एसेंस क्या है इस बात की कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, बस ये काफी है। वो रिटन फॉर्म में, ये जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। और ये किस बेस पे, किस चीज पे बेस करेगा, सर ये कस्टम बिजनेस प्रैक्टिस की बेसिस पे फॉल करेगा कि हम जिस जगह ऑपरेट कर रहे हैं वहां की बिजनेस प्रैक्टिस, वहां के मार्केट नॉर्म्स वगैरह क्या। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट की एक जनरल डेफिनेशन देखी। अच्छा, फिर IFRS 15 ये कहता है कि IFRS 15 की नजर में एक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम ये 5 बातें होनी चाहिए। IFRS 15 की नजर में कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम ये 5 बातें होनी चाहिए, तो जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक एग्रीमेंट में कम से कम ये 5 बातें होंगी, तो ही एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में आएगा, तो ही एक कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा, अगर उसमें कम से कम ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो। क्या है सर ये 5 एट्रीब्यूट्स? नंबर 1, parties have approved the contract and are committed to perform their respective obligations. Parties have approved the contract and committed to perform their respective obligations. कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो कर दी हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो चुकी हो, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरे करने की तरफ कमिटमेंट हो। नंबर 2, each party's right to goods and services can be identified, each payment terms for the goods and services that be identified. सेकंड और थर्ड एट्रीब्यूट में एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। कहता है सेकंड एट्रीब्यूट में each party's right to goods and services can be identified and payment terms for the goods and services can be identified। देखिए, एक बिल्कुल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, अगर एक बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजेक्शन की बात करूं, तो दो पार्टीज के दरमियान अगर लेट्स से सेल ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक पार्टी गुड्स दे रही होगी, दूसरी पार्टी कंसिडरेशन दे रही होगी, एक पार्टी गुड्स दे रही होगी, दूसरी पार्टी कंसिडरेशन दे रही होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट यह है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज होंगे ये आइडेंटिफाई हो, क्या पेमेंट टर्म्स होगी आइडेंटिफाइड हो। लाइक अगर लेट से कि एक स्टूडेंट मुझसे कैफ लेवल पे पढ़ता है, और वो मुझे कहता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपसे फाइनल में भी क्लासेस लूंगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर एक स्टूडेंट मुझसे अगर एक स्टूडेंट मुझसे लेट से कि कैफ लेवल में FR2 की क्लासेस ले रहा है, और वो मुझे कहता है कि सर आप बहुत अच्छा कवर करवा रहे हैं चीजों को, मैं आपसे फाइनल में भी क्लासेस लूंगा, तो कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है, किस बैच में पढ़ेगा, किस अटेम्प्ट में पढ़ेगा, एडवांस टेक्स की बात की जा रही है, FFR की बात की जा रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम एन कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15। अच्छा, जरूरी नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल रेडी हो, उनका आइडेंटिफाइबल होना है। ऐसा हो सकता है कि भाई हमने कोई मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई मशीनरी बनाने का, वो फ्यूचर में बनाई जाएगी मशीनरी, लेकिन हम उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आज ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि भाई इस नेचर की या इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए मशीनरी बनाई जाएगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसी तरह पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई होनी चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स एंड सर्विस दिए जा रहे हैं इसके बदले में क्या कंसिडरेशन होगी, क्या एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन होगी, ये आइडेंटिफाइबल हो। ऐसे कंसिडरेशन का आइडेंटिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स्ड हो। कंसिडरेशन का आइडेंटिफाइड होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स्ड हो, इट मस्ट बी डिटर्मिनेबल। फॉर एग्जांपल कि भाई लेट्स से कि मैं एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एक मशीनरी परचेस करता हूं, और मैं ये बात डाल देता हूं कि मशीनरी जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी हर एक यूनिट के अगेंस्ट उसको 100 रुपए दिए जा रहे होंगे, हर रुपए एक यूनिट के अगेंस्ट उसको 100 की कंसिडरेशन दी जा रही होगी। या लेट्स से कि भाई मैंने कोई एजेंट अपॉइंट किया और मैंने एजेंट से कहा कि भाई मुझे कस्टमर ला के दो, और हर कस्टमर के अगेंस्ट 100 रुपए का कमीशन दिया जा रहा होगा। तो पेमेंट टर्म्स डिटर्मिनेबल होनी चाहिए, यानी किसी ना किसी चीज पे या तो फिक्स्ड होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, फिक्स नहीं भी है लेकिन अगर डिटर्मिनेबल भी है तो भी काम चल जाएगा। फिक्स्ड होना जरूरी नहीं है, आपकी पेमेंट टर्म्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए कि क्या पेमेंट टर्म्स डिसाइडेड। पॉइंट नंबर 4 थोड़ी थियोरेटिकल बात है, द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। इस पॉइंट में आप ये देखोगे कि कई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, कई ग्रुप ट्रांजेक्शंस या ग्रुप पार्टीज के दरमियान अगर ट्रांजेक्शन है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या वाकई में कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर दैट लेट्स से कि दो रिलेटेड पार्टी कंपनीज के दरमियान ट्रांजेक्शन हो रही है,
या ग्रुप की कंपनीज के आपस में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस का देखना जरूरी है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है तो फिर शायद हो सकता है कि हम उसको IFRS 15 के तहत नहीं बल्कि रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर करने से अकाउंट फॉर कर रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट का कमर्शियल सब्सटेंस यानी कि आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। एंड अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जनरली लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर एक चीज आप प्रॉफिट में सेल कर रहे हो ना तो वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है यहाँ पे कि अगर एक चीज हम प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं ना तो ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। एट टाइम्स हम मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए हम अपने कंपटीटर को टफ टाइम देने के लिए चीजें लॉस में भी सेल करते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने मार्केट में कंपीट करने के लिए, अपने कस्टमर को घेरने के लिए, अपने कंपटीटर को टफ टाइम देने के लिए अपनी चीजों को लॉस में भी सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल कमर्शियल सब्सटेंस ही रखी जाएगी, कमर्शियल सब्सटेंस ही मानी जाएगी। भाई अगर लेट से कि मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ 5,000 रुपए का और मेरा कंपटीटर आने लगता है और मैं कंपटीटर को टफ टाइम देने के लिए वो 5,000 की चीज 3,000 में सेल कर देता हूँ, 2,000 में सेल कर देता हूँ, लॉस में सेल करना शुरू कर देता हूँ। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने कमर्शियल सब्सटेंस को उड़ा दिया। अभी भी इस ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर मैंने अपने कंपटीटर को compete करने के लिए, उसको टफ टाइम देने के लिए अगर एक चीज लॉस में भी सेल कर रहा हूँ तो दिस ट्रांजेक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजेक्शन विद कमर्शियल सब्सटेंस। फिर इसी तरह अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कोई ग्रुप कंपनीज के दरमियान ट्रांजेक्शन है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे इस चीज को वैल्यूड करते हुए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। भाई अगर लेट से कि अगर एक कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रही है, अगर एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रही है तो फिर मैं उस पर IFRS 15 अप्लाई नहीं करूंगा। वो एक नॉन कमर्शियल सब्सटेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ गुड्स की हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि भाई एक जगह से गुड गए और दूसरी जगह गुड्स आ गए। तो कमर्शियल सब्सटेंस देखेंगे और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो IFRS 15 की बात करेंगे। एंड आखिरी एट्रीब्यूट, ये कम से कम 5 एट्रीब्यूट्स होंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एंड इट इज प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड, इवैल्यूएट कस्टमर एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे। पांचवा एट्रीब्यूट है कि ये बात प्रोबेबल हो कि आपको कंसिडरेशन रिकवर हो जाएगी। ये बात प्रोबेबल हो कि आपको कंसिडरेशन रिकवर हो जाएगी। ये कंसिडरेशन रिकवर हो जाएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी में आप दो चीज देखोगे, एक अपने कस्टमर की औकात और एक अपने कस्टमर की इंटेंशन, उसकी नीयत और उसकी औकात को देखेंगे। क्या मेरा कस्टमर पे करने की हैसियत रखता है, क्या मेरा कस्टमर पे करने की नीयत रखता है, इन दो चीजों को इवैल्यूएट करूंगा और पांचवा एट्रीब्यूट इवैल्यूएट कर रहा हूँ। तो 5 एट्रीब्यूट्स अगर हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इस पे स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 स्टेप की 5 की बात करेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक एग्रीमेंट में कम से कम ये 5 बातें हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। अदरवाइज फिर हम उस पर बाकी स्टेप्स अप्लाई नहीं करेंगे। फिर जो काम करेंगे वो हम आपको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने क्या बात की कि कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 5 एट्रीब्यूट्स होंगे तो IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नंबर 1, parties have approved the contract and committed to perform. Parties' right to goods and services are identified. Payment terms are identified. Contract has commercial substance and it is probable that consideration will be received. Evaluate the customer ability and intention to pay. काइंड इस स्लाइड को रीड करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कुछ लोगों ने बात की कमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर, थोड़ी और बात करें। देखिए कमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर मैं क्या बात कर सकता हूँ। लेट्स से कि भाई एक पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को एक गुड्स कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर देती है, गुड्स कॉस्ट पे सेल कर देती है। तो यहां मुझे IFRS 15 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। भाई अगर एक पेरेंट कंपनी है और वो अपनी सब्सिडरी को कोई गुड्स कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर देती है तो इससे मैं कमर्शियल सब्सटेंस थोड़ी बोलूंगा, ये तो मेरी एक नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ गुड है बिटवीन ग्रुप कंपनीज। यहाँ मुझे IFRS 15 के 5 स्टेप्स को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर एक कंपनी अपनी किसी ग्रुप कंपनी को कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर देती है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है, हम IFRS 15 अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड्स के तहत डिस्क्लोज कर रहे होंगे। इसी तरह लेट से देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि लेट से कि आप एक दुकान वाले के पास कोई चीज बाय करने जाते हो। लेट से कि आप शॉप ए में गए कोई चीज बाय करने के लिए, शॉप ए के पास वो चीज फॉर द टाइम बीन अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको क्या कहता है, रुको दुकान पे मैं कहीं से लेकर आता हूँ। और शॉप ए वाला क्या करता है, किसी दूसरे दुकानदार वाले के पास जाता है, शॉप बी के पास जाता है और शॉप बी से वो चीज लाकर आपको प्रोवाइड कर देता है। हम प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आप किसी दुकान पे कोई चीज लेने गए, उसके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है, वो आपको जाने नहीं देगा, वो आपको बोलेगा वेट करवाएगा और वो किसी और जानने वाले से, किसी और दुकान वाले से वो चीज लाकर दे देगा, आपको सेल कर देगा। तो अब
कस्टमर के दरमियान और शॉपकीपर ए के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये तो कमर्शियल सब्सटेंस रखता है, ये तो कमर्शियल सब्सटेंस रखता है, इसको IFRS 15 में तोलेंगे, क्या IFRS 15 अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो दुकानदारों के दरमियान आपस में अरेंजमेंट तो हुआ है कि यार अगर मेरी दुकान में कोई चीज नहीं होगी तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हारी दुकान में कोई चीज ना हो तो मुझे प्रोवाइड कर देना, तो इसको मैं कमर्शियल सब्सटेंस नहीं कहूंगा। इस तरह की चीजों को IFRS 15 के अम्ब्रेला में लेकर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। अब जो एक बात जो मैं कंफ्यूज कर रही है कि सर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो इस पे तो स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 अप्लाई करूंगा। लेकिन व्हाट इफ कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई एट्रीब्यूट मिस हो और वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई एट्रीब्यूट मिसिंग है और वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम ये वाली बात करेंगे, इफ एनी ऑफ द एट्रीब्यूट इज मिसिंग, कहता है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशन। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक या एक से ज्यादा कंडीशन मीट नहीं होती, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन आइदर ओनली व्हेन आइदर, जब इन दोनों में से कोई एक बात होगी ना तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। नंबर 1, द एंटिटी परफॉर्मेंस इज कंप्लीट एंड सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन कलेक्टेड एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। कहता है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई एट्रीब्यूट मिसिंग हो, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 में से कोई एक एट्रीब्यूट मिसिंग है और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए, एंड हो जाए, तो फिर आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे। सर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जब इन 2 बुलेट में से कोई एक बात हो। नंबर 1, आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाए, आपको सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन रिकवर हो जाए और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल। अगर ये तीनों बातें एक साथ मौजूद है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। और the contract has been terminated, the consideration is received and the consideration is non refundable। या तो पहले वाला बुलेट या सेकंड वाला बुलेट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो, कंसिडरेशन रिसीव कर ली गई हो और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। ये तीनों बातें एक साथ पूरी होंगी तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर तो सारे एट्रीब्यूट्स मिसिंग, अगर तो सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है तो स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 की बात करूंगा। लेकिन अगर कोई एट्रीब्यूट मिसिंग हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट ही क्लोज हो जाए तो फिर आप देखोगे कि इन दोनों में से पहले क्या हुआ। अगर हमने काम कर दिया, पैसे दे दिए और वो पैसा नॉन रिफंडेबल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दे। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, पैसा मिल गया और वो पैसा नॉन रिफंडेबल है तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। सर कोई एग्जांपल दे इसकी। लेट्स से कि हमारे पास, लेट्स से कि हमारा स्कूल है, हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, सही है। एक स्टूडेंट आता है, वो मुझसे कहता है कि सर मैं जो है ना आपके FFR के बैच में एनरोल होना चाहता हूँ, और जो है ना मैं आपके FFR के बैच में एनरोल हो जाऊंगा। और मुझसे जो है ना एक FFR की बुक लेकर चला जाता है, वो अपना एडमिशन फॉर्म तक फिल नहीं करता और मुझसे जो है ना FFR की एक बुक कलेक्ट करके चला जाता है। आता है और मुझे गोलियां देता है कि सर मैं जो है ना आपसे FR पढ़ूंगा, इसी टाइम में पढ़ूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, और मुझसे जो है ना बातों बातों में वो मुझसे बुक लेकर चला जाता है। उसने एडमिशन फॉर्म ही फिल नहीं किया, ना मुझे अपना कोई कॉन्टैक्ट डेटा दिया, ना मुझे अपना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दी, और मुझे बेवकूफ बनाकर FFR की बुक मेरे पास से लेकर चला गया। सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ही मिसिंग है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको इन्फोर्सेबल ही नजर नहीं आ रहा। उसने अपना एडमिशन फॉर्म ही फिल नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं है वो कहां से आया था, कहां चला गया, बुक लेके चला गया मेरी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अब इस वाले केस में तो मैं क्या करूंगा सर, मैं अपने पास एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर दूंगा, इन्वेंट्री क्रेडिट कर दूंगा। इस वाले केस में क्या करूंगा, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, भाई एक बुक शार्ट हो गई, इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। लेट्स से कि भाई स्टूडेंट आया मेरे पास, स्टूडेंट आया, मुझे कहता है कि सर लेट्स से 20,000 की फीस है। सर मुझे कहता है कि यार मैं ना आपके पास ही FR पढ़ूंगा और मैं आपके पास ही FFR पढ़ूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप अभी फिलहाल ये 200 रखें, और मुझे बुक दे दें। मैं जब आऊंगा ना तो बाकी पैसे पूरे एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल कर दूंगा और बाकी के जो भी बनते हैं ना 19,800 वो बाद में पे कर दूंगा।
एक बच्चा आता है मेरे पास, मुझे कहता है कि सर मैं जो है ना आपके पास FFR रख पढ़ूंगा, 20,000 रुपए की इसकी फीस है, काम करें आप अभी 200 रखें और मुझे जो है ना फिलहाल जो है ना आप एक काम करें, एक बुक दे दे, मैं जब आऊंगा बाद में तो सारी सेटलमेंट कर लेंगे, फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मैं आ गया उसकी बातों में, मैंने उसको बुक उठा के दे दी। सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट भी IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट भी IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मैं देखूंगा कि अब मुझे ये जो 200 मिले, ये जो मुझे 200 मिली है, मैं कब रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करूं? सर जब इन दो में से कोई एक काम हो जाए, इन दो में से कोई एक काम आ जाए। लेट से कि भाई वो स्टूडेंट मुझे कह दे, लेट से कि वो स्टूडेंट मुझे फोन करके कह दे सर मैं तो आपको बेवकूफ बनाने आया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ टर्मिनेट, मेरी बुक हो गई, अब मैं 200 रुपए, अब वो ना वो मुझसे 200 रुपए मांग रहा है ना मैं उससे बुक मांग सकता हूँ। वो मुझे कह देता है कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ टर्मिनेट, मुझे कोई आपसे नहीं पढ़नी FR वगैरह, मुझे तो सिर्फ बुक चाहिए थी और मुझसे 200 रुपए में बुक लेकर चला गया, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, मैंने 200 रुपए रिसीव कर लिए, मैंने 200 रुपए रिसीव कर लिया, कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल थी, कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल थी, मैं 200 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं 200 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। सर इसी को अगर हम यूं देखें कि लेट से कि अगर मैंने इस अपने IFRS अपने FFR के कोर्स की अकाउंटिंग करते वक्त, अपने FFR के कोर्स की अकाउंटिंग करते वक्त परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एलोकेट की हुई थी और मैंने कहा था भाई ये जो क्लास में टीचिंग दी जा रही होगी ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्लास में जो टीचिंग सर्विसेज दी जाएगी ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो पोर्टल का एक्सेस दिया जा रहा होगा ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब एक स्टूडेंट आता है, बाकी स्टूडेंट आता है लेट से कि वो कुछ पार्शियल फीस जमा कराता है, लेट से कि वो 12,000 रुपए जमा करा देता है, 12,000 रुपए जमा करा देता है और वो मुझे कहता है कि सर बाकी जो फीस है ना मैं इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। अब उस स्टूडेंट ने कुछ अरसे तक क्लासेस ली, कुछ अरसे तक क्लासेस ली और उसके बाद जो है वो चला गया, उसके बाद जो है वो चला गया, वो कहीं गायब हो गया, उसने मुझे बकाया पैसे ही नहीं दिए। तो फिर मैं ये देखूंगा कि यार मैंने जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, जितना कोर्स उसको कवर करवा दिया है, उस हद तक मेरे पास कंसिडरेशन रिसीव हो गई, उस हद तक मेरे पास कंसिडरेशन रिसीव हो गई है। क्या मैं कंसिडरेशन उसको वापस पे तो नहीं करूंगा? क्या वो मुझसे वापस आके पैसे क्लेम तो नहीं कर सकता? अगर कुछ हद तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई है, उतने तकरीबन पैसे मिल चुके हैं और वो नॉन रिफंडेबल है, तो भी आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे। तो दोनों में एक बात है तो कॉमन है कि कंसिडरेशन रिसीव हो चुकी हो और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। या तो काम हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए तो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। इन पॉइंट्स को सुकून से सिर्फ रीड करें, फिर इसमें मैं एक न्यूमेरिकल देखता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। चलिए सर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बिल्कुल आसान सी एग्जांपल देखते हो तो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये अगर एट्रीब्यूट मिसिंग हो तो रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड होगा। हमारे पास IFRS 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास IFRS 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है, ये आपकी ICAP की स्टडी पैक से मैंने कॉपी किया है। मिस्टर अवेस एग्रीड ऑन 1 मार्च 2017 टू सेल 5 कटिंग मशीन टू एक्सम एंटरप्राइज। मिस्टर अवेस एग्रीड ऑन 1 मार्च 2017 to sell 5 cutting machines to Exim Enterprise. Due to some deficiency in drafting the agreement, each party right cannot be identified. क्या ये अकाउंट्स की रिटर्न फॉर्म में ये अकाउंट्स को जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे तो हमारे से कुछ गलतियां हो गई, कुछ रिस्क कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सके हम गुड्स एंड सर्विसेज को या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को, तो पार्टीज के राइट्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। और 31 मार्च 2017 फिर एक महीने के बाद मिस्टर अवेस डिलीवर्ड द बुक्स, उन्होंने बुक्स डिलीवर कर दी, डिलीवर्ड द गुड्स, सॉरी मिस्टर अवेस डिलीवर्ड द गुड्स, यानी कि 5 कटिंग मशीन उन्होंने डिलीवर कर दी। एंड दीस वर एक्सेप्टेड बाय द एक्सम एंटरप्राइज, और एक्सम एंटरप्राइज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर 10 days of delivery, 10 April 2017, एक्सम एंटरप्राइजेस मेड फुल पेमेंट एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। सर 10 दिन के बाद उन्होंने फुल पेमेंट कर दी और वो पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। हाउ शुड अवेस रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एट्रीब्यूट मिस हो तो पैसा मिल जाना चाहिए, पैसा नॉन रिफंडेबल हो। फिर दो में से कोई एक काम हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर देंगे। जरा इस सवाल को रीड करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चलिए सर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्या सिनेरियो था क्वेश्चन नंबर 2 में? कहता है एक मिस्टर अवेस है, उन्होंने 5 कटिंग मशीन सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी एक्सम एंटरप्राइज को। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग में कोई गड़बड़ कर दी और पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे, पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे, यानी कि वन ऑफ द एट्रीब्यूट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग था, तो कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहा। अब उन्होंने हमें फैक्ट बताया, इन्होंने फैक्ट बताया, इन्होंने फैक्ट क्या बताया हमें? इन्होंने हमें ये फैक्ट बताया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 मार्च 17 पे, ये कॉन्ट्रैक्ट डेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट डेट है।
फिर 31 मार्च 17 पे डिलीवरी हुई, 31 मार्च 17 पे डिलीवरी, तो इसमें डीडी लिख देता हूँ, डिलीवरी डेट। और 10 दिन के बाद 10 अप्रैल 17 पे पेमेंट हो गई, तो इसमें पीडी लिख देता हूँ, पेमेंट डेट। सीडी इज कॉन्ट्रैक्ट डेट, डीडी इज डिलीवरी डेट एंड पीडी इज पेमेंट डेट। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक एट्रीब्यूट मिस था कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई किए थे, तो यानी कि मैं आईफर्स 15 के 5 स्टेप्स अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की एट्रीब्यूट ही मिसिंग है। अब देखिए यहाँ क्या बातें लिखनी चाहिए या क्या एंट्रीज बननी चाहिए, ये डिपेंड करता है दो सिनेरियो। सबसे पहले लेट्स से कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन एट्रीब्यूट मिसिंग था, तो मैं स्टेप 1 को इग्नोर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करूं। मैंने इसे यहाँ गुड्स दे दी, मैंने ये देखना है कि जो मैंने दो बातें बताई ना, उन दोनों में से कौन सी वाली बात पहले पूरी हुई। मैंने इसे यहाँ गुड्स दे दी, अब देखिए लेट्स से कि अगर मैं कस्टमर को पैसे दे, अगर मैं कस्टमर को गुड्स देता हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की एट्रीब्यूट मिसिंग थी, मुझे नहीं पता पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि मुझे मालूम है कि भाई कस्टमर गुड लेके चला गया, लेकिन या तो मैं इससे पैसे ले लूंगा या कम से कम इससे गुड्स तो वापस ले लूंगा। एक कस्टमर, एक स्टूडेंट मेरी शॉप से बुक लेकर चला जाता है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास एफएफआर पढ़ने आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं या तो सिर्फ बुक्स के पैसे ले लूंगा या उससे अपनी बुक्स वापस रिकवर कर लूंगा। यानी कि अगर मुझे लगता है ना कि इस कस्टमर को पकड़ के मैं अपने गुड्स वापस रिकवर कर सकता हूं, तो मैं 31 तारीख को की एंट्री बना दूंगा। 31 तारीख को एंट्री बना दूंगा, राइट टू रिकवर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर एक कस्टमर गुड्स लेके चला भी गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट की एट्रीब्यूट मिस है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कहीं जा नहीं सकता, या तो पैसे लूंगा या गुड्स तो मार्क उठाई करके वापस ले लूंगा, तो मैं अपने पास कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहा, राइट टू रिकवर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। केस 2, मुझे लगता है कि कस्टमर गया, अभी वापस पकड़ में नहीं आएगा, ना पैसे देगा ना मेरी गुड्स वापस करेगा, तो इस केस में मैं एंट्री क्या बनाऊं? सर इस केस में आप जो है ना उसी वक्त अपने पास एक्सपेंस चार्ज कर दें, उसी वक्त अपने पास इन्वेंट्री क्रेडिट और अपने पास क्या लिखेंगे, कॉस्ट चार्ज कर देंगे P&L में। अपने पास कॉस्ट P&L में चार्ज कर दे जो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट थी, और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दे, क्योंकि आपके पास एक गुड्स गई, अब आपको पता ही नहीं है कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यानी कि एट्रीब्यूट बेस्ड था, तो एक जगह मैंने राइट टू रिकवर रिकॉर्ड कर दिया, एक जगह मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया। यहाँ मुझे लगता है मैं गुड्स रिकवर कर लूंगा, यहाँ मुझे लगता है मैं गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन फिर क्या होगा कि आपको 10 तारीख को पेमेंट मिल गया, और पेमेंट अज्यूम करता हूँ नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि गुड्स पहले ही दे दिए थे और 10 दिन बाद पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि पेमेंट आपकी नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे आकर सारी कंडीशन मीट हो गई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, payment is made and the payment is non refundable, तो एंट्री क्या बनेगी? सर यहाँ एंट्री बनेगी 10 अप्रैल 17 पे कैश डेबिट, जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट। अब मुझे मालूम है इससे मुझे पैसे तो नहीं मिलने, क्योंकि उसने मुझे मुझे मालूम है कि इसने मुझे पैसे दे दिए, मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। तो अब मैं इससे गुड्स वापस तो नहीं होगा ना, मैं अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और राइट टू रिकवर क्रेडिट कर दूंगा। मैं रिपीट करूंगा सारी बातें, फिर करना क्या। मैंने अपने पास पैसा जैसे ही मिला, तीनों कंडीशन पूरी हुई, मैंने अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया और मुझे मालूम हो गया कि अब तो मैं इससे गुड्स वापस नहीं मांग सकता, तो अपने राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे लग रहा था कस्टमर ना पैसे देगा ना गुड्स देगा, मैंने अपने पास इन्वेंट्री को एक्सपेंस आउट कर दिया कि गई इन्वेंट्री चोरी हो गई या धोखा देके चला गया, कोई बात नहीं। 10 दिन बाद वो पैसे देता है। सर मेरी तीनों कंडीशन मीट हो गई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो मैंने इसी दिन सेटिस्फाई कर दी थी, इस दिन पैसा मिल गया, वो पैसा नॉन रिफंडेबल है। सर 10 अप्रैल 17 पे कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स की अलग से कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री को पहले ही कॉस्ट में चार्ज कर चुके हो। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स की अलग से एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग की इन्वेंट्री को मैं पहले ही कॉस्ट में चार्ज कर चुका हूँ। तो जो पॉसिबल सिनेरियोस थे उस हिसाब से मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो पॉसिबल केस थे,
एक मुझे लगता था यार ये मेरी किताब भी लेके चला गया ना, ये बच्चा वापस आएगा ना, मैं इससे पैसे लूंगा ना, मैं इससे बुक ले सकता हूँ, मैंने उसी को केस में सब कर दिया। कल को बच्चा पैसे देके चला गया, बच्चे का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। एक केस में बच्चा किताब लेके चला गया, मुझे मालूम है पैसे देना था, बुक तो वापस ले लूंगा इससे, तो मैंने अपने पास राइट टू रिकवर ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। कल को वो पैसे दे जाता है, पैसे का रेवेन्यू और राइट टू रिकवर को मैं कॉस्ट ऑफ चीज में चार्ज कर दूंगा। तो आसान सा केस था, आई होप मैं समझा पाया हूं। जल्दी से कॉपी करें तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक दफा रीड करता हूं कि अगर आपके पास 5 में से कोई एक एट्रीब्यूट भी मिस हो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जब इन दो में से कोई एक बात पूरी होगी। अब इन दोनों के अंदर तीन कंडीशंस, इन दोनों के अंदर तीन कंडीशंस है। नंबर 1, एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज कंप्लीट, एक बात परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई हो, एंड सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन कलेक्टेड, दूसरी बात कि पैसा रिसीव हो गया हो, एंड इट इज नॉन रिफंडेबल, और तीसरी बात कि वो पैसा नॉन रिफंडेबल। अगर ये तीनों काम हो जाए तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। या फिर अब इन दोनों के दरमियान आपस में और है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, एक बात, कंसिडरेशन रिसीव्ड हो दूसरी बात, और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। जब ये तीनों बात हो जाएगी तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, या तो पहला वाला 1 2 3 या फिर दूसरा वाला 1 2 3। अच्छा ये क्या बात है, ये मैं आपको किसी लेटर स्टेज पे बल्कि कल की क्लास में समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर अगला जो इंपॉर्टेंट एरिया हमने आज की क्लास में कवर करना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अब IFRS 15 पे हमारी इन टोटल मेरे ख्याल में कुछ 7 8 10 क्लासेस लग रही होगी, 7 8 10 क्लासेस तक ये कोड टॉपिक जाएगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि पहली ही क्लास में IFRS 15 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप कवर करने लगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। सीक्वेंसिंग ऐसी हुई है इस टॉपिक की कि इत्तेफाक ऐसा हो गया कि इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कि मैं अगर तुम्हारा एग्जामिनर होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे ही बड़ा जबरदस्त सवाल बनाता, ये वो एरिया है। इससे मैं देखता हूँ क्या बात हो रही है। सर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होता क्या है? आपका एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, आगे जाकर आप गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज कर दें, आगे जाकर आप गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर दें, आगे जाकर आप गुड्स एंड सर्विसेज को लेस कर दें, और वो चेंजेस और वो मॉडिफिकेशन पार्टीज की अप्रूवल के साथ हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का टॉपिक ट्रिगर हो रहा होगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद गुड्स चेंज कर दूं, सर्विस चेंज कर दूं, नेचर ऑफ सर्विस चेंज कर दूं, तो इस केस में अगर पार्टीज की अप्रूवल है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एरिया ट्रिगर होगा। A change in enforceable rights and obligation, scope, एंड और प्राइस। भाई लेट से ऐसा हो जाए कि आधा बैच करने के बाद आप कहें सर अब हमें एडवांस टैक्स की भी थोड़ी टॉपिक पढ़ा दें। आधा बैच करने के बाद मैं आपसे कहूं कि सर हमने पहले तो आपको फीस बड़ी कम बोल दी थी, एक काम करें जो है ना आप 10,000 रुपए मजीद पे कर दें, और आप मान जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 3-4 महीने कोर्स हमने कंडक्ट किया, उसके बाद मैंने कहा कि सर वो पहले तो हमने बड़ी कम फीस कोट कर दी थी, एक काम करें आप 10,000 रुपए और पे कर दें। या 3-4 महीने के बाद आप कहें कि सर पहले तो आपने सिर्फ FFR की बात की थी, एक काम करें एडवांस टैक्स भी इसी फीस में बढ़ा दें। तो अगर हम स्कोप चेंज कर रहे हैं, प्राइस चेंज करें और पार्टीज की अप्रूवल है, तो हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का ये एरिया ट्रिगर कर रहे होंगे। ठीक हो गया? लेकिन पार्टीज की अप्रूवल होना जरूरी है। A change in enforceable rights and obligation, that is scope or price, is only accounted for as contract modification if it has been approved by the parties and creates a new or changes existing enforceable rights and obligation. या तो गुड्स एडलेस हो, या सर्विस एडलेस हो, या प्राइस एडलेस हो, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंडर में आएगी अगर वो अप्रूव बाय द पार्टीज है। अब ये तो बड़ी जनरल थियोरेटिकल डिस्कशन थी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को अकाउंट फॉर कैसे करना है, उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को आपने गोल के समझना है, गोल के पी लेना है, आपके जहनों में छपी हुई डायग्राम। जितनी मॉडिफिकेशन आएगी ना वो मैं इसी डायग्राम के थ्रू आपको सॉल्व करवाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है IFRS 15 का। सर जब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हो, अपने आप से आपने ये दो सवाल करना है। क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होने जा रहे हैं? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं? एंड वो जो गुड्स हैं क्या वो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं या नहीं? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होने जा रहे हैं और एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट करते हैं? अगर जवाब आ जाए यस, तो फिर अपने आप से अगला सवाल पूछें,
क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कंसिडरेशन ऐड होने जा रही है, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कंसिडरेशन ऐड होने जा रही है, और वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है या नहीं। आपने सवाल किया कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है। दूसरा सवाल, क्या कोई एडिशनल कंसिडरेशन है और वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विस की मार्केट प्राइस या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर जवाब आ जाए यस, अगर जवाब आ जाए यस, आप इसे एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। आप इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। इसे अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्स ही नहीं करना, इसे अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्स ही नहीं करना, इसे ऐसा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जा रहा होगा। सर व्हाट इफ कि मॉडिफिकेशन के नतीजे में नए गुड्स एंड सर्विसेज तो हो और वो डिस्टिंक्ट भी हो, लेकिन उनकी मद में जो पैसा दिया जा रहा है, उनकी मद में जो एडिशनल पैसा दिया जा रहा है वो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट ना करे, तो फिर क्या होगा सर। फिर हम डायग्राम के हिस्से में आ जाएंगे। टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कस्टमर को भगा दोगे। टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम कस्टमर को भगा दोगे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट करोगे। इसका मतलब है कि ये काम हमने अकाउंटिंग की बुक्स में करना है। हमने अकाउंटिंग की बुक्स में पुराने कॉन्ट्रैक्ट को वहीं तक रोकना है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है। कैसे? कंसिडरेशन अलोकेटेड टू रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज इक्वल्स टू कंसिडरेशन फ्रॉम द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं, तो परेशान मत होइएगा। कह रहा है कि आप कंसिडरेशन फ्रॉम द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ये वो प्राइस उठाए जो आपने अभी तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं की, प्लस कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, उसमें ऐड करें कि आपको मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल कितने पैसे मिलने वाले हैं, उसमें ऐड करें कि आपको मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल कितने पैसे मिलने वाले हैं, और इस नई कंसिडरेशन को सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट कर दिया जाएगा। रिमेनिंग सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में एलोकेट कर दिया जाएगा। ये किस तरह से होगा न्यूमेरिकली उसकी परवाह ना करें, मैं इस पर भी इलस्ट्रेशन समझाता हूं आपको। और अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में आपके पास एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट ही ना हो, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में आपके पास एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट ही ना हो, यानी कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस का क्राइटेरिया मीट ना हो, देन एडजस्ट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट हम नाम करेंगे यहाँ पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो आपने इस केस में कोई क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करनी होगी, यानी कि अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ही कुछ ना कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इन तीनों केसेस में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल कॉपी भी करेंगे लेकिन समझेंगे भी, लेकिन पहले अच्छे से इस स्लाइड को आप एक दफा रीड कर लें। याद देखिए सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा कि किस वक्त कौन सी मॉडिफिकेशन अप्लाई होगी, लेट्स से कि मेरे और आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको CFM1 FFR कवर करवाना है, और इस FFR के कोर्स में लेट से 20 चैप्टर है, और हमने फी डिसाइड कर ली से 20,000। हमारे और आपके दरमियान एक FFR का अरेंजमेंट तय हुआ, 20 चैप्टर्स मैंने आपको कवर करवाने, 20,000 की फीस डिसाइड हो। अब मैं फॉर द सिंपलिसिटी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हर चैप्टर एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग। मैंने क्या किया होगा, मैंने कहा होगा कि यार टोटल जो है ना 20,000 की प्राइस है, टोटल 20 चैप्टर कवर करवाने हैं, तो मेरे पास 1,000 रुपए पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 1,000 रुपए पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 1,000 रुपए पर चैप्टर, एक ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई एलोकेटेड। मैं एक सिंपलिसिटी के लिए आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, नंबर्स के साथ थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि हमारे और आपके दरमियान एक FFR का अरेंजमेंट हुआ, 20 चैप्टर्स की बात हुई है, मेरे और आपके दरमियान FFR की कोर्स की बात हुई है। इस FFR के कोर्स में मैंने आपको 20 चैप्टर कवर करवाने, आप मुझे 20,000 रुपए की फीस दोगे। तो मैंने आसान से काम क्या किया होगा, मैंने कहा यार 20,000 की फीस है, 20 चैप्टर है, 2,000 रुपए पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 1,000 रुपए पर चैप्टर मेरा रेवेन्यू, ठीक होगी। अब लेट से कि कुछ अर्सा गुजरता है, ठीक है, मैंने आपको 8 चैप्टर करवा दिए, मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। तो मैंने क्या किया होगा सर, कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 8,000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा। जैसे जैसे मैं चैप्टर करवाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाऊंगा।
मैंने 8 चैप्टर्स कंप्लीट करवा लिए, मैंने 8,000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, ठीक होगी। अब लेट्स से केस 1, आप मेरे पास आते हो और आप मुझे कहते हो कि सर आप एफएफआर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, एक काम करें आपने हमें इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम भी कवर करवाना है। आप मेरे पास आते हो और आप मुझे कहते हो कि सर एडवांस टैक्स एफएफआर तो बड़ा अच्छा समझ आ रहा है, आप एक काम करें इनकम टैक्स के 5 हेड्स ऑफ इनकम भी हमें कवर करवाना है। मैंने कहा चलो करवा देंगे। फिर मैंने कहा क्या फीस होगी, आपने कहा कि चले सर फीस जो है ना 10,000 रुपए ले लीजिएगा, आपने कहा फीस जो है ना 10,000 रुपए ले लीजिएगा, और हम दोनों इस बात पे एग्री कर जाते हैं, यानी मैं आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम कवर करवाऊंगा, आप मुझे 10,000 रुपए की एडिशनल फीस दोगे। सर मॉडिफिकेशन हो गई, क्यों? हमने स्कोप भी चेंज कर दिया, हमने प्राइस भी चेंज कर दिया, हमने 5 एडवांस टैक्स के टॉपिक भी ऐड कर दिए और 10,000 रुपए की प्राइस भी डाल दी। अब मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, मैंने अपने आप से सवाल पूछा, क्या ये 5 एडवांस टैक्स के टॉपिक, क्या ये एडवांस टैक्स के 5 टॉपिक क्या डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या एडवांस टैक्स के जो 5 टॉपिक ऐड किए गए हैं ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं? जवाब आता है लेट्स से यस। तो ये एडवांस टैक्स के टॉपिक का एफएफआर के टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, एडवांस टैक्स के 5 हेड ऑफ इनकम का एफएफआर के चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहला वाला क्राइटेरिया तो मीट हुआ, पहले वाले सवाल का जवाब है यस, ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। दूसरा सवाल मैंने अपने आप से पूछा, यार इनको मैं 5 हेड्स ऑफ इनकम 10,000 में करवा रहा हूं, मैं इनको 5 हेड्स ऑफ इनकम 10,000 में करवा रहा हूं, क्या ये मैंने मार्केट प्राइस चार्ज की है? मैंने सोचा कि यार मैं अपने क्लाइंट्स पे जाता हूं, अपने क्लाइंट्स पे भी चाहता हूं तो इतनी प्राइस चार्ज करता हूं, अगर एक हेड करवाऊं तो 2,000 रुपए का एक हेड करवाता हूं, तो इनको मैंने 5 हेड्स करवाने 10,000 में, क्या ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है? क्या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? जवाब है यस, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 हेड्स ऑफ इनकम डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है, 10,000 की प्राइस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर मैं यहाँ पे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करूंगा, यानी मैंने अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अलग लेके चलना, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मेरा अलग चल रहा है, उसको मैं इसके साथ खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, उसको मैं इसके साथ मिक्स नहीं करूंगा, ये एक सेपरेट कंसीडरेशन, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें मेरी 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है 10,000, जिसमें मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है 10,000 रुपए, मैं इस पे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कर रहा हूं। ये मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डील होगा, इसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एक केस। केस 2, सर केस 2, हमारे और आपके दरमियान एफएफआर की बात हुई थी, 20 चैप्टर 20,000 रुपए की फीस, 20 चैप्टर 20,000 रुपए की फीस। मैंने ये कहा कि 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मैंने 8,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। आप मेरे पास आते हो, आप मुझे कहते हो कि सर आप हमें एक काम करें ना 5 हेड्स ऑफ इनकम भी करवा दें, आप हमें एक काम करें ना 5 हेड्स ऑफ इनकम भी करा दें। मैं मान जाता हूं कि चलो 5 हेड्स ऑफ इनकम भी करा दें। मैंने कहा फीस कितनी होगी? आपने कहा सर अभी जो है ना हालात बुरे चल रहे हैं, कोविड की वजह से काम करें 3,000 रुपए की फीस दें, एक काम करें 3,000 तो बहुत कम हो जाएगी, बल्कि 2,000 की फीस दें, 2,000 रुपए की फीस हो। हमारे और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई, आपने कहा 5 हेड्स ऑफ इनकम भी बढ़ा दें और मैंने फीस मांगी, आपने कहा सर 2,000 रुपए की फीस सही है और हम इस बात पे एग्री कर जाते हैं। मैंने कहा चलो अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो 2,000 रुपए में 5 हेड्स ऑफ इनकम भी बढ़ा दूं। मैंने सवाल पूछना है, मैंने अपने आप से सवाल पूछना है, क्या ये 5 हेड्स ऑफ इनकम डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या ये 5 हेड्स ऑफ इनकम डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? जवाब आया यस, क्यों? अच्छा अगेन एक मैं नोट देना चाहूंगा कि डिस्टिंक्ट के लफ्ज पे हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। डिस्टिंक्ट के इस लफ्ज पे शायद हमारी एक क्लास लगेगी और उस पर डिटेल डिस्कशन होगी। अभी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब है इट्स डिफरेंट, कोई अलग चीज, लेकिन डिस्टिंक्ट के लफ्ज को मैं डिफाइन करूंगा एग्जांपल्स के साथ, आईएफआरएस 15 के क्राइटेरिया के साथ। मैंने सवाल पूछा क्या ये हेड्स ऑफ इनकम डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? जवाब आया यस। मैंने सवाल पूछा अपने आप से कि क्या ये जो एडिशनल कंसीडरेशन है, क्या इन 5 हेड्स ऑफ इनकम की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है? क्या इन 5 हेड्स ऑफ इनकम की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है? जवाब आया नो। ये तो आप बहुत कम चार्ज कर रहे हो 2,000 रुपए, कहां आपका 10,000 रुपए का रेट है, आप सिर्फ 2,000 रुपए की फीस चार्ज कर रहे हो। तो पहले वाले सवाल का जवाब आया यस, दूसरे वाले सवाल का जवाब आया नो। मैं करूंगा क्या, मैं डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाऊंगा, वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट।
कैसे कैसे सर ऐसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो कंपोनेंट जो अभी भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं बना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो पोर्शन जो अभी भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं बना है, वो कितनी है सर? 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 8,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 8,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, तो कितना अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू है? मैं लिख देता हूं अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो कितना है सर? 12,000। ये 12,000 कैसा आया है? टोटल 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 8,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था, तो 12,000 का रेवेन्यू अभी भी रिकॉर्ड करने के लिए रहता था। इसमें प्लस कर दें, इसमें प्लस कर दें एडिशनल कंसिडरेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की वजह से एडिशनल कंसिडरेशन कितनी मिल रही है इसमें? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की वजह से एडिशनल कंसिडरेशन मिल रही है 2,000। ये कितना हो गया? 14,000। अब इस 14,000 रुपए के अमाउंट को, इस 14,000 रुपए के अमाउंट को मैंने एलोकेट करना होगा। इस 14,000 की टोटल अमाउंट को मैंने एलोकेट करना होगा 12 एफएफआर के चैप्टर्स में, 12 एफएफआर के चैप्टर्स में और 5 हेड्स ऑफ इनकम में। 5 हेड्स ऑफ इनकम में इनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में मैं करूंगा क्या? पुराना कॉन्ट्रैक्ट उस दिन तक रोक दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं कस्टमर को भगा दूं, टर्मिनेट करने का मतलब है कि अकाउंटिंग को रोक दूंगा। मैंने कहा पुराने कॉन्ट्रैक्ट का कितना पोर्शन अभी भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं बना? दैट इज 12,000। 20,000 माइनस 8,000। मॉडिफिकेशन में नया कितना मिल रहा है? 2,000। ये जो 14,000 है, अब 14,000 को रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करना है। रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या? एफएफआर के 12 चैप्टर और 5 हेड्स ऑफ इनकम मेरे रहते हैं, तो मैं 14,000 को इन दोनों में एलोकेट करके फिर आने वाले वक्त में रेवेन्यू को अगेन सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डबल एंट्री तो वगैरह बता ही नहीं रहा। सर केस 3 लेट्स से कि जब हमारी एफएफआर की बात हुई थी ना, तो मैंने एफएफआर के कोर्स में आपसे कमेंट किया था कि मैं जो है आपको आईकेएफ के पास ऊपर करवाऊंगा, ठीक है? 8 चैप्टर हो गए, ठीक है? मैंने 8,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? आप मुझे कहते हो कि सर आप जो आईकेएफ के पास ऊपर में करा रहे हो ना, इसमें मजा नहीं आ रहा। आप जो आईकेएफ के पास ऊपर में करवा रहे हो ना, इसमें मजा नहीं आ रहा। आप एक काम करें, इसको दफा करें, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। आप हमें आईकेएफ के पास ऊपर ना करें, आप हमें जो है ना बीकॉम के पास ऊपर करवा दें। आप जो है ना हमें बीकॉम के पास ऊपर करवा दें। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आप मेरे पास है 8 टॉपिक होने के बाद आपने कहा सर आईकेएफ के पास ऊपर में तो मजा नहीं आ रहा, आप एक काम करें बीकॉम के पास ऊपर में करवा दें। इन्हीं टॉपिक के, इन्हीं 20 चैप्टर के बीकॉम के पास ऊपर करवा दें। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, क्या कोई एडिशनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट है? क्या कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन मीट कर रहा है? सर मेरे पास जवाब आएगा नो। क्यों भाई? पहले भी एफएफआर के ही 20 चैप्टर थे, अब भी एफएफआर के 20 चैप्टर थे। पहले भी आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 20 चैप्टर करवाने थे, अब भी आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 20 चैप्टर कराने। बस फर्क क्या है कि पहले आईकेएफ के पास पेपर की बात हुई थी, अब बीकॉम के पास पेपर की बात हो रही है। यानी कि आपका कोर्स इंटायरली चेंज नहीं हो रहा, आपके गुड्स एंड सर्विसेज इंटायरली चेंज नहीं हो रहे, थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है। तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट नहीं है। इस केस में हम कोई कैचअप एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। क्या होगा ये कैचअप एडजस्टमेंट? मैं आपको बताऊंगा, इसकी फिक्र ना करो। एंट्रीज के साथ, नंबर्स के साथ पंचिंग करेंगे, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं ऐड नहीं हो रही, उसी में कुछ चेंजेस हो रही है, तो फिर क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट की जा रही होगी। इस एग्जांपल को लाजमी कॉपी करो। आई होप कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट, अगेन अकाउंटिंग एंट्रीज अभी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा पाया हूं। अकाउंटिंग एंट्रीज तो हम सवाल में सीख जाएंगे। इस एग्जांपल को अच्छे से कॉपी करो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ देखिए अपनी डायग्राम को दोबारा से एक दफा रीड करता है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में क्या होगा? या तो गुड्स में कोई एडिशन, डिलीशन या मॉडिफिकेशन होगी, या प्राइस में कोई इंक्रीज, डिक्रीज या चेंजेस आएंगी, या ये दोनों ही बातें होंगी, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का ट्रिगर होगा। आपने सबसे पहला सवाल करना है कि क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं और वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करता है? अगर जवाब है यस, तो फिर अगला सवाल, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल कंसिडरेशन है और वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट कंसिडरेशन को रिफ्लेक्ट करती है? अगर जवाब है यस,
तो आपने इस मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करना है, अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसको मिक्सअप करके मुश्किल नहीं करना, ये एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर होगा। सर व्हाट इफ के एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हो, एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हो, लेकिन एडिशनल कंसीडरेशन मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट ना करे, तो फिर आप अपने डायग्राम के इस हिस्से में आ जाओगे। यहां क्या करोगे, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह से, कंसीडरेशन फ्रॉम द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन का वो पोर्शन उठाएं जो रेवेन्यू का पार्ट नहीं बना, प्लस कंसीडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के नतीजे में कितनी नई कंसीडरेशन आ रही है, इस टोटल को, इसके टोटल को आपको रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट करना है। और सर व्हाट इफ के एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही ना हो, व्हाट इफ के एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ना हो, या एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन ही मीट ना करे, तो आपने अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई एडजस्टमेंट करनी होगी जिसका नाम है क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट, या सिंपली इसको कैचअप एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो इस स्लाइड, चले सर यहाँ देखें, इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के एरिया के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त सवाल है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन एक हमारे पास आईएफआरएस की एग्जांपल है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 15 है, जो कि आपके आईएफआरएस 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 5 उठाई है मैंने। मैं इसे रीड कर लेता हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मैं भी इसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा और फिर हम बाकी सवालों को देख रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि आपके पास मॉडिफिकेशन तीन तरह की, आपके पास मॉडिफिकेशन तीन तरह की होगी, या तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, या टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मॉडिफिकेशन में एक से ज्यादा सिनेरियो एक वक्त में ट्रिगर हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि एक ही मॉडिफिकेशन में एक से ज्यादा सिनेरियो एक वक्त में ट्रिगर हो रहा हो, यानी कि ये दोनों बातें हो सकता है एक साथ हो जाए, ये दोनों बातें एक साथ हो सकता है एक से ज्यादा हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डाटा गिवन है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फैक्ट है, हम एक वक्त में एक से ज्यादा सिनेरियो को भी अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को अप्लाई कर रहे होंगे। किस तरीके से वो उसकी फिक्र ना करें, वो सवाल में हो जाएगा। एक इलस्ट्रेशन रीड करते हैं आईएफआरएस 15 के, आईएफआरएस की इलस्ट्रेशन से कॉपी किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके हैंडआउट का, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है, on 1st January 2018 an entity promised to sell 120 product to a customer for 12,000, that is rupees 100 per product, the product are transferred to the customer over a 6-month period, और ये प्रोडक्ट 6 महीने के अरसे में प्रोवाइड की जाएगी। 1 जनवरी 2018 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 120 यूनिट देने, 12,000 की प्राइस यानी कि 100 रुपए पर यूनिट, और 6 महीने लगेंगे इसको देने में। The entity transfer control of the each product at a point in time on 31 मार्च 2018 after the entity has transferred control of 60 प्रोडक्ट। देखिए टोटल 120 प्रोडक्ट है और 6 महीने लगेंगे, यानी कि हर महीने 20-20, तो 3 महीने के बाद क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने के बाद क्या हुआ, इसने 60 प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट after the entity has transferred control of the 60 product to the customer, the contract is modified to require the delivery of an additional 30 product, यानी कि in total 150 identical product to the customer. The additional 30 product were not included in the initial contract. कह रहा है पहले 120 प्रोडक्ट की बात हुई 12,000 की प्राइस पे, यानी कि 100 रुपए पर प्रोडक्ट, और 6 महीने के अरसे में देने थे, यानी कि हर महीने 20-20। 3 महीने के बाद हमने 60 यूनिट्स डिलीवर कर दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हुई और 30 प्रोडक्ट मजीद ऐड कर दी गई, यानी कि पहले की 120 और 30 150 हो गई टोटल। ठीक है, केस वन द प्राइस फॉर एडिशनल 30 प्रोडक्ट इज एन एडिशनल 2850 और 95 पर प्रोडक्ट। क्या है, जो 30 प्रोडक्ट मजीद ऐड हुई है ना, जो 30 यूनिट्स मजीद ऐड हुए हैं, उसकी प्राइस क्या डिसाइड हुई है, 2850, यानी कि पर यूनिट कितना है, 25। द प्राइसिंग फॉर द एडिशनल प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने चूंकि ये आईएफआरएस की एग्जांपल कॉपी की है ना, तो वहां तो समझाने की नियत से पूछा जाता है, समझाने की नियत से डेटा दिया जाता है, आपको कंफ्यूज करने की नियत से नहीं। तो इन्होंने तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ लिख दिया है। आईकेएप अपने सवालों में बहुत कुछ हिडन रखता है, लेकिन हम उस पर भी आएंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो आईएफआरएस 5 की एग्जांपल है, आईएफआरएस 15 की एग्जांपल है, जिसमें सारी बातें लिखी हुई है, बस मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करना है और काउंटिंग करके देनी है। कह रहा था प्राइस फॉर एडिशनल 30 प्रोडक्ट इज एडिशनल 2850 95 पर प्रोडक्ट। The price for additional product reflect the standalone selling price of the product at the time of contract modification, and additional product are distinct from the original product. अब यहाँ तो इसने चीक चेक कर आपको बता दिया कि एडिशनल 30 यूनिट डिस्टिंक्ट भी है, और जो इनके अगेंस्ट प्राइस चार्ज की जा रही है वो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी है। तो यहाँ पे तो क्या काम होगा सर, यहाँ तो आंख बंद करके हम बता देंगे कि यहाँ पे हमें एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इसको अकाउंट फॉर करना है, ऐसा ही है।
ये तो बड़ा आसान सा केस है। केस 2 बड़ा जबरदस्त केस भी कहता है द प्राइस फॉर एडिशनल प्रोडक्ट इज एन एडिशनल 2400 और 80 पर प्रोडक्ट। कह रहा है एडिशनल 30 प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइड हुई है ना वो 2400 या 80 रुपए पर प्रोडक्ट डिसाइड हुई है। द प्राइसिंग फॉर द एडिशनल प्रोडक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एंड द एडिशनल प्रोडक्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट। कहता है कि 30 प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो 2400 डिसाइड हुई है यानी कि 80 पर प्रोडक्ट। ये जो प्राइस है ना ये जो प्राइस है ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। लेकिन ये 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन मीट करता है। ठीक हो गया। अच्छा किसी ने सवाल पूछा कि सर ऊपर तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट की बात लिखी है तो फिर ये डिस्टिंक्ट कैसे हुआ? तो हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से तो अलग है ना, हर यूनिट दूसरे यूनिट से तो अलग है ना, तो यहाँ पे हर यूनिट को बेसिकली डिस्टिंक्ट माना जा रहा है। खैर आगे लिखता है कि 2400 की प्राइस है, 30 यूनिट्स है, ये मार्केट प्राइस नहीं है लेकिन ये गुड्स डिस्टिंक्ट जरूर है। हाउएवर अब अगली बात सुनिएगा, हाउएवर द कस्टमर डिस्कवर दैट द इनिशियल 60 प्रोडक्ट ट्रांसफर टू द कस्टमर कंटेन माइनर डिफेक्ट। कह रहा जब ये मॉडिफिकेशन हुई उस वक्त तक 60 प्रोडक्ट डिलीवर हो गए थे ना, 60 यूनिट्स डिलीवर हो गए थे, तो पता चला कि इन 60 यूनिट्स में कोई खराबी है। The entity promises a partial credit of 15 per product to compensate the customer for the poor quality of the product। पहले जो मैंने 60 यूनिट्स डिलीवर किए ना उसमें कोई मसला निकल आया, उसमें कोई खराबी निकल आई, तो हमने सामने वाले को वादा कर दिया कि चलो आपको 15 रुपए का हम डिस्काउंट या 15 रुपए का हम आपको रिबेट या क्रेडिट दे देंगे। जितने भी 60 यूनिट खराब निकले ना, हर 60 यूनिट के अगेंस्ट हम आपको 15 रुपए रिम्बर्स या कंपनसेशन पे कर देंगे। The entity and the customer agree to incorporate the credit of rupees 900, that is 15 multiplied by 60। 60 पीसीस में खराबी आई थी तो हमने 15 रुपए की कंपनसेशन देने की बात की, यानी कि 900 की कंपनसेशन की देने की बात की। तो कहता है the entity and the customer agree to incorporate the credit into the price that the entity agree for the additional product। हमने क्या किया देखें सुने, मैंने पहले 60 यूनिट्स डिलीवर कर दिए खराब, फिर मेरे पास मजीद 30 यूनिट का ऑर्डर आया, 30 यूनिट की प्राइस डिसाइड हुई थी 2400 रुपए यानी कि 80 रुपए पर प्रोडक्ट। फिर जब 60 खराब प्रोडक्ट को लेकर आया ना तो मैंने कहा चलो यार तुम्हें 15 रुपए के हिसाब से कंपनसेशन दे दूंगा। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं कंपनसेशन तुम्हें कैश की फॉर्म में नहीं दूंगा, मैं कंपनसेशन तुम्हें कैश की फॉर्म में नहीं दूंगा। जो तुम इन 30 कंप्यूटर के 2400 डिसाइड करवा रहे हो ना मुझसे, जो तुम मुझसे एडिशनल 30 प्रोडक्ट की बात कर रहे हो और 2400 की बात कर रहे हो, हम इस 900 रुपए की कंपनसेशन को इस 2400 में एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि इस 900 को भी 2400 में से ही माइनस कर देंगे। However, the customer discovered that the initial 60 product transferred to the customer contain minor defect and the entity promises a partial credit of 15 per product to compensate the customer for the poor quality of the product। The entity and the customer agree to incorporate the credit of 900, that is 15 multiplied by 60, into the price that the entity charges for the additional 30 product। Consequently, इसके नतीजे में हुआ क्या? The contract modification specified that the price for additional product is rupees 1500 only। ये 1500 कैसे बनाया? 80 के हिसाब से 2400 की प्राइस पहले एग्री हुई, फिर 15 रुपए के हिसाब से 900 का कंपनसेशन दिया, तो 2400 माइनस 900, 2400 माइनस 900 यानी कि 1500 रुपए की प्राइस, यानी कि 50 रुपए पर प्राइस पर प्रोडक्ट। दैट प्राइस कंप्रोमाइज द एग्रीड अपॉन प्राइस फॉर द एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ 2400 लेस क्रेडिट ऑफ 900। हाउ शैल द एंटिटी अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो ये बड़ा जबरदस्त एग्जांपल थी और सेम इससे मिलता जुलता सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिससे हमने सॉल्व करना है। लेकिन चूंकि हमारे क्लास का टाइम ओवर हो गया तो लाजमी अभी रिक्वेस्ट है कि अभी क्लास के बाद इस क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट क्लास में तो सॉल्व करवाऊंगा ही और फिर हम अपने आगे एजेंडा को लेके चल रहे होंगे। आज की सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आपकी कल ही हो रही होगी 6:15 से प्रॉब्ली 9 सवा 9 बजे तक। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।